अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए हुए आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास का आगाज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। जुमे को जनरल असम्बली से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़, माशी बहाली के इक़दाम और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमती तरजीहात से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में मसरूफियात। निगरान वज़ीर आज़म आज आलमी तरक्याती इक़दामात और पायदार तरक्याती अहदाफ पर आला सतह सरबराह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और शुरका से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशाइये में भी शिरकत करेंगे। आलमी अमन के लिए ताकत के तवाज़ुन को दुरुस्त करना होगा। माजी की बड़ी जंगों और गलतियों से सबक सीखना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर मुकम्मल अमल दरामद से ही पायदार अमन मुमकिन है। मौसमारी तब्दीलियाँ दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। मुतासरा मुल्कों की माली इमदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। असर हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया को अमन की ज़रूरत है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ मनसूबों में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस और अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे कमी के साथ 294 रुपए 90 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 295 रुपए 6 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 107 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 45,910 पर बंद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ईवान सनत और तिजारत कराची के वफ्द की मुलाकात। समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए रज़ाकाराना खिदमात, चैम्बर्स, बैंकिंग सेक्टर और सिविल सोसाइटी की फ़ाल शमूलियत नागुज़ीर है। सदर ममलिकत का मईशत में ख़वातीन की शिरकत बढ़ाने और खुसूसी अफराद के लिए मौक़े पैदा करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरोथा गैरिजन का दौरा। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मश्क में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की शिरकत। आर्मी चीफ का जूनियर लीडरशिप अकेडमी शंकियारी का भी दौरा। पाक फौज की पेशावराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद तरीन फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। 12 रोज में बिजली चोरों और नादहिंदगान से 4 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम वसूल। 1100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। तकसीम कार कंपनीज में मौजूद माफियाज का भी मुहासबा होगा। सेक्रेटरी तवानाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयां। FIA के कोहाट और चारसदा में ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुकदमा दर्ज। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69,80,000 से तजावुज कर गई। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 85 लाख, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 84 लाख से ज्यादा हो गई। इलेक्शन कमीशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। काबिज फौज की राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मुलाकात। पीसीबी और पीटीवी स्पोर्ट्स में ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर इत्तलात का खेलों की सरगर्मियों खुसूसन क्रिकेट की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत की हिमायत और ताउन का अयादा। पीटीवी स्पोर्ट्स खेलों के कल्चर के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। मुर्तज़ा सोलंकी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सिंध, मशरकी पंजाब और अक्सर मकामात, जबकि शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। ज़ेरे सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अमरीका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद। ईरान के बाद अमरीका ने कैदियों को रिहा कर दिया। ईरान से रिहाई पाने वाले 5 अमरीकी शहरी खुसूसी तैयारे से दोहा पहुंच गए। जनूबी कोरिया में मुंजमद किए गए ईरान के 6 अरब डॉलर्स दोहा के अकाउंट्स में मुंतकिल। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले का मामला। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों के गिर्द घेरा तंग। ट्रंप और उनके साथियों को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात का सामना। इल्जामात साबित होने पर साबिक सदर को 5 से 20 साल कैद की सजा हो सकती है। चीन के शहर हैंगजो में एशियन गेम्स वॉलीबॉल में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मंगोलिया को 3-0 से हरा दिया। कौमी वॉलीबॉल टीम ने 25-17, 25-19 और 25-20 से कामयाबी हासिल की। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया क्या। एशियन गेम्स विमेंस क्रिकेट टीम का हैंगजू में प्रैक्टिस सेशन। कौमी टीम नदा डार की क़यादत में 21 सितंबर को बराह रास्त क्वार्टर फाइनल खेलेगी। विमेंस क्रिकेट टीम 2010 और 2014 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बोली जाने वाली मुख्तलिफ जबानों में बच्चों के अदब पर कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी फूडेक्स नुमाइश और कॉमस्टेक के ज़रिए एहतमाम। न्यूक्लियर मेडिसिन के हवाले से वर्कशॉप के इनेकाद से मुतालिक रिपोर्ट्स भी आज के खबरनामे में शामिल। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में जारी है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह महसूद। 193 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास का इनेकाद न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में हुआ। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम समेत पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में खासी मसरूफियात तय हैं। वज़ीर आज़म आज आलमी तरक्याती इक़दाम और पायदार तरक्याती अहदाफ पर आला सतह सरबराह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और इजलास के शुरका से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में अपने क़ियाम के दौरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर गौर के लिए मुनक़िद की जाने वाले सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका
کا حکمت عملی وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اپنے خطاب میں وہ مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف، پاکستان کی معاشی بحالی، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومتی ترجیحات سے اقوام عالم کو آگاہ کریں گے۔ وہ علاقائی صورتحال بالخصوص افغانستان کے تناظر میں پاکستان کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ معروف امریکی تھنک ٹینکس کا دورہ بھی وزیر اعظم کے شیڈول میں شامل ہے۔ نگران وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر نیو یارک میں موجود عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کریں گے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی نظام وسیع اور غیر فعال ہو چکا ہے۔ غریب اور ترقی پذیر ملکوں کو کئی مالیاتی مسائل کا سامنا ہے جن کو حل کرنے کے لیے عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی افتتاحی تقریب سے اپنے کلیدی خطاب میں کہی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اہم بحث کا آغاز کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ ہمیں ماضی کی بڑی جنگوں اور غلطیوں سے سبق سیکھ کر عالمی امن کو درپیش مختلف چیلنجز کے کثیر القومی اور کثیر الجہتی حل تلاش کرنے ہوں گے تاکہ پائیدار امن کو ممکن بنایا جا سکے۔ The world has changed. Our institutions have not. We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. Instead of solving problems, they risk becoming part of the problem. And indeed, divides are deepening. Divides among economic and military powers, divides between North and South, East and West. We are inching ever closer to a great fracture in economic and financial systems and trade relations, one that threatens a single open internet with diverging strategies on technology and artificial intelligence and potentially clashing security frameworks. انتونیو گوتریس نے کہا کہ دنیا کو روس یوکرین جنگ کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ شام، مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال اور کانگو میں نسلی تشدد جیسے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کے منشور پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان عوام عالمی مدد کے منتظر ہیں۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن کر سامنے آئی ہیں۔ میزبان ملک امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ عالمی تنازعات سے دنیا کی 1 ارب آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ عالمی امن کی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے فعال اور متحرک کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی حدت کو کم کرنے کے لیے گرین ہاؤس گیسز کے اخراجات میں کمی کے لیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر مؤثر لاہ عمل وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں 26 ستمبر تک جاری رہنے والی اہم بحث میں صحت، تعلیم، صنفی مساوات، ماحولیات اور غربت کے خاتمے سمیت پائیدار ترقیاتی اہداف کے 17 نکات کے اصول پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ ارسلان صدقہ خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، سب سے بڑے بین الاقوامی ادارے اقوام متحدہ کا قیام 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں آیا۔ پاکستان اپنی آزادی کے صرف 1.5 ماہ بعد ہی 30 ستمبر 1947 کو اس عالمی فورم کا رکن بنا اور اہم بین الاقوامی معاملات میں ہمیشہ امن پسندی کا ثبوت دیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے ذیشان علی بھٹی۔ اقوام متحدہ کا قیام 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں آیا، جس کا مقصد عالمی سطح پر امن کا قیام، مختلف خطوں میں انسانی ہمدردی کے حوالے سے معاونت اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل تشکیل دے کر عملی اقدامات کرنا شامل ہیں۔ اس وقت 193 ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ پاکستان نے ممبر بننے سے لے کر آج تک اقوام متحدہ کے اصولوں کی سنجیدگی سے پابندی کی، محکوم قوموں کی آزادی اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی۔ دنیا میں امن کا قیام پاکستان کی ہمیشہ اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کا شمار اقوام متحدہ کی امن فوج کو سب سے زیادہ فوجی دینے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان نے ایک امن پسند اور ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی اقوام متحدہ کی پیش کردہ قراردادوں کی حمایت کی تاکہ ایٹمی توانائی کو ہمیشہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ 17 پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ غربت کے خاتمے، کرۂ ارض کی حفاظت اور 2030 تک تمام لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ایک عالمی پکار ہے۔
गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान और हुसूसी फंड की क़याम के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के बेहतर ताल्लुकात की अक्कासी करता है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास के दौरान मुख्तलिफ वज़राए ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकातें की। अहवाल बताएंगे फ़हद अज़ीज़। न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी ताउन में मज़ीद इजाफे पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी और नीदरलैंड्स की वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मुलाकात में तवानाई, ज़राअत, पानी के इंतजाम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी इतफाक किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा से डेनमार्क और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के तहजीबों के इत्तेहाद के नुमाइंदे मिगुएल मोरातेनियोस ने मुलाकात की। जलील अब्बास जलानी का कहना था कि आलमी सतह पर मजहबी अदम बर्दाश्त और इस्लामोफोबिया में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहजीबों के इत्तेहाद के नुमाइंदे ने इस्लामोफोबिया से निमटने के तरीकों समेत बाहमी एहतराम और अफ़हाम तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए तैयारी का इआदा किया। फ़हद अज़ीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। आज उनकी अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें तय हैं। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानने के लिए न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे अनवारुल हसन हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है, स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनवार, कल भी आपसे काफ़ी डिटेल बात हुई। ज़रा बताइएगा कि आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकातें ये किस वक्त होने जा रही हैं और कौन कौन से अहम उमूर हैं जिन पर तबादला ख्याल होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की मुलाकात हो गई है। दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के मौके तलाश करने और जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं इनमें नई जहतें तलाश करने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। अहम मुलाकात है। ईरान और पाकिस्तान ब्रादर हमसाया मुल्क हैं और UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पे इन मुलाकातों को खसूसी अहमियत दी जाती है। तुर्क सदर तय्यब एर्दोगान साहब से अभी मुलाकात कुछ देर बाद होगी। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब वाशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका का इंतहाई ज़बरदस्त मुस्तनद इदारा है, अखबार है, उनसे उनका इंटरव्यू हो रहा है और बहुत ही मारूफ इंटरव्यूअर हैं जॉश रोगन जो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और जैसे हमने पहले भी कहा और अब भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनकी जो मीडिया इंटरेक्शन है वो निहायत अहमियत की हामिल है राय आमा मार करने के हवाले से और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो एक मनफी प्रोपोगंडा किया जाता है मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बेहतरीन मौका मिलेगा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को कि वाशिंगटन पोस्ट जैसे मुस्तरद अखबार से जब वो गुफ्तगू करेंगे और जब उनकी खबरें लगेंगी तो इससे वो जो गलत तासुरात हैं उनको ज़ायल होने में मदद मिलेगी। अहम समिट भी है ग्लोबल इनिशिएटिव ग्लोबल डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब शिरकत कर रही हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से जो उनकी आज अहम मसरूफियात है। इस वक्त मैं वहाँ पर यहीं मौजूद हूँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का इंटरव्यू हो रहा है। आज का मसरूफ उनका दिन है। जैसे आप लोगों ने बताया PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इशाइया भी दिया जाएगा जिसमें निगरान वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे, वहाँ उनसे तबादला ख्याल होगा। लिहाजा आज जो पहला दिन था 19 सितंबर हाई वीक कहलाया जाता है 19 से 26 सितंबर तक यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जो 193 ममालिक के मंदूबीन हैं वो शिरकत करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। 22 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। आज जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में उनका इंटरेक्शन है, ईरानी सदर से उनकी मुलाकात हो गई है। दोबारा अच्छा अनवार, हम देख रहे हैं कि एक मुलाकात हो गई है, दूसरी मुलाकात होगी, फिर इशाइया होगा और इसके अलावा तरक्की के इकदाम के हवाले से भी, पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के हवाले से भी इजलास हैं।
वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दीगर किन अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें तय पा गई हैं, इस बारे में क्या आपके पास इत्तलात है? हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। इस हवाले से मैं आपको थोड़ी देर तक मुतले कर सकूंगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास स्केड्यूल आया है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो मैं यहाँ ये ज़रूर बताता चलूँ कि जिन हम समिट्स की बात कर रहे हैं उसमें ये हमें बताया गया है। अनवार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रजब तैयब एर्दोगान UNGA के इजलास से खिताब कर रहे हैं, हम आप नाज़रीन को बराह रास्त ले चलते हैं। That this year's theme of the General Assembly is in line with Turkey's goals, because our vision of the Turkey's century, which we started to realize in the 100th anniversary of our republic, is the most concrete expression of this overlapping vision. A vision that eliminates global injustices, addressing economic inequalities and producing peace, security, stability, and prosperity. Effective, inclusive, that embraces humanity. In short, it's our call for the establishment of an international system for the benefit of entire humanity. And this vision is finding more and more resonance. We agree with the distinguished Secretary General, Mr. Guterres' recent observation, whereby he stated that the institutions established after the Second World War no longer reflect today's world. This statement expresses our call for the world is bigger than five. The Security Council has ceased to be the guarantor of world security and has become a battleground for the political strategies of only 5 countries. We consider the recent events taking place in Cyprus as a manifestation of this hollowed-out institutional structure that doesn't inspire justice and trust anymore. As a country that has pioneered numerous initiatives to strengthen peace and stability, we attach great importance to Mr. Guterres' call for a new agenda for peace. With this understanding, since the beginning of the Russian-Ukrainian war, we have been endeavoring to keep both our Russian and Ukrainian friends around the table with a thesis that war will have no winners and peace will have no losers. We will step up our efforts to end the war through diplomacy and dialogue on the basis of Ukraine's independence and territorial integrity. With the Black Sea Initiative, which we had launched together with the United Nations, we have prevented the threat of a global hunger crisis by ensuring the delivery of 33 million tons of grain through the Black Sea to the global markets. However, the failure to implement this agreement in all its elements has left the world facing a new crisis. This initiative had been extended 3 times, in part with my efforts. This humanitarian bridge that extends to the countries that are in dire need will hopefully benefit from our arrangements and from our negotiations. We have a new plan whereby another 1 million tons of grain will be released to the countries in dire need around the world. Our aim is to make the greatest possible contribution to the world peace and prosperity in the face of the conflicts around us. The humanitarian tragedy in Syria is now marking its 13th year, and it's worsening the living conditions of everyone in the region, regardless of their origin and their faith. We are the only country to take a principled, constructive, and a fair stance against developments that threaten Syria's political unity, social integrity, and economic well-being. It's becoming increasingly important to end the crisis in the south with a comprehensive, lasting, and a sustainable solution which meets the legitimate expectations
of the people. The devastating impact of the February 6th earthquakes, which affected 14 million people in our country, was also deeply felt in Syria. Especially in northwestern Syria, the already troubled humanitarian situation has only worsened. It's unfortunate that the United Nations cross-border humanitarian aid operations in the region was interrupted at such a time. As Turkey, we will not leave more than 4 million people struggling to survive in the north of Syria to their fate and demise. As the construction of the settlements we lead beyond our borders are completed, we will continue to encourage the return of the refugees in our country to these settlements. However, the biggest threat to Syria's territorial integrity and political unity is the support given to terrorist organizations guided by the powers that have designs on this country. The Syrian people are overwhelmed by the PKK-PYD terrorist organizations and the radical groups organized on the basis of sectarian divisions, and on the other hand, different groups have reached the point where it is no longer unbearable for the people. As a matter of fact, various consequences of this have started to emerge recently. Iraq, another neighbor, is also making sincere efforts to overcome the internal and external challenges it faces. We act with an understanding that strengthens Iraq's political unity, territorial integrity, and reconstruction efforts, and we do not discriminate between the constituent elements of the country. As the countries of the region, the path to development will be established so that the regional integration will be ensured. The games of those who cling to the Daesh excuse every time they're in trouble in the region have now been all but exposed. As the leader of a country that has actually fought the biggest battle against Daesh, inflicted the biggest losses on this organization, and knows the realities in front of and behind the problem, I want to speak very clearly and frankly. We are sick and tired of the hypocrisy of those who use Daesh and similar organizations as a front to their own political and economic interests in the Middle East, North Africa, and Sahel, but especially in Syria and Iraq. We're tired. The threat in these regions is not only confined to Daesh. The real threat is the terrorist organizations, paramilitary groups, mercenaries, and local elements that are used and that are being nurtured as tools of proxy wars. नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान खिताब कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहज़ा किया। उन्होंने कहा कि तमाम दुनिया के इंसानों की भलाई और फलाह बहबूद के लिए इंटरनेशनल लॉज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पुरअमन मुल्क होने की हैसियत से इस इजलास को मुनक्किद किए जाने को हम बहुत अहमियत देते हैं। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुनिया में अमन के क़याम के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की ज़रूरत है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिताब से पहले हम बात कर रहे थे सैयद अनवारुल हसन से, जो कि हमारे नुमाइंदा हैं और सीनियर एंकर हैं, न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। अनवार, आप आगाह कर रहे थे वज़ीर आज़म का इंटरव्यू चल रहा है, साथ ही साथ हमने कुछ आपसे जानने की कोशिश की थी कि वज़ीर आज़म की मुलाकातें तय पा गई हैं। थोड़ा सा आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। ये साल का बहुत बड़ा इवेंट होता है जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का इजलास होता है। तमाम 193 मेंबर ममालिक के सरबराहान हुकूमत इसमें शिरकत करते हैं, मीडिया की नज़रें होती हैं, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू होती है। कितनी इंपॉर्टेंस होती है इस मौके पर वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की मौजूदगी और मुलाकातों के हवाले से क्या नताइज बरामद होते हैं?
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इंटरनेशनली। हर साल सितंबर में इसका इनेकाद किया जाता है। निगरान वज़ीर आज़म को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल हो रहा है कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। साइड लाइन्स पर मुलाकातें उनकी हो रही हैं, मीडिया इंटरेक्शन हो रहा है और कलीदी खिताब करेंगे 22 सितंबर को। और जैसे आपने देखा है कि इस पे हमने गुफ्तगू की थी, जो हमारे एम्बेसडर हैं मसूद खान साहब, उनका यही कहना था कि जो बायलैटरल दौरा होता है उससे मल्टीलैटरल फोरम पे जब मुलाकातें होती हैं तो ज़्यादा उसकी जहतें होती हैं, ज़्यादा हमजहत होती है, क्योंकि बायलैटरल दौरे में तो आप एक ही सदर या वज़ीर आज़म से मिलते हैं। यहाँ पर ईरान के सदर से उनकी मुलाकात हुई, तुर्किया के सदर से उनकी मुलाकात होनी है। मीडिया इंटरेक्शन में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अहदाफ हैं, चाहे वो फंडिंग गैप की बात है जो मुखैर मुमालिक ने देने थे, अब उसका जो फंडिंग गैप है वो 25 खरब डॉलर से बढ़कर 42 खरब डॉलर हो गया। पाकिस्तान इस सिलसिले में, मुझे बताया मुनीर अकरम साहब ने जो हमारे एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान अपनी जानब से तजवीज़ सामने रखेगा कि जो तरक्की पजीर मुमालिक हैं जो 17 अहदाफ हासिल करने थे उनमें उन्हें किस हद तक कारकर्दगी दिखाई है, और जो मुखैर मुमालिक हैं जिन्होंने पैसे देने थे, फंडिंग करनी थी, उनकी जानब से अब तक कितनी अमली तौर पर पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा जो मौसमियाती तब्दीली है उसमें पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर की प्लेजेस हुई थी। पाकिस्तान से कहा गया था कि आप प्रोजेक्ट्स देंगे तो हम आपको इस हवाले से फंडिंग होगी, इस हवाले से भी बात होगी। और निगरान वज़ीर आज़म जो रोड मैप है उस हवाले से बात करेंगे कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की तबाकारियों से निपटने के लिए जो फंडिंग गैप है या जो प्लेजेस की गई थी, अब नाउ इट्स टाइम टू वॉक द टॉक। ये एक अहम नुक्ता होता है इस फोरम की साइड लाइन्स पे, जहां एक कलीदी खिताब के साथ साथ मौके मिलते हैं कि आप अपना मौक़िफ़ या अहम इशूज़ पर बात को दोहरा सके। मसला कश्मीर जो पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है उसको दोहराया जाएगा। फिर अफगानिस्तान। ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन सैयद अनवारुल हसन, पीटीवी न्यूज़ न्यूयॉर्क से हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे थे और इस इवेंट के हवाले से डिटेल हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर गिरावट का शिकार देखा गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.05 की कमी वाक़ई हुई है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹294.90 पर आ गई है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद ₹295.06 रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 107 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,910 पर पहुंचकर बंद हुआ। बाजार हिस्सेस में 11 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 4 अरब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 160 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 134 कंपनीज की शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 27 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बेरोजगारी, मुआशरे में तनाव की बढ़ती हुई सतह, खुसूसी अफराद के लिए मौके तक रसाई, कारोबार और रोजगार में खवातीन की शिरकत को बढ़ाने जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। कराची में ईवान सनत और तिजारत के वफ़द से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने मुल्क में समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए रज़ाकाराना खिदमात और ताजिर बरादरी, बैंकिंग सेक्टर और सिविल सोसाइटी की फ़ाल शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कराची चैम्बर के अरकान से कहा कि वो ख़वातीन को मुस्तक़बिल की सनतकार बने, उनमें एतमाद के फ़रोग़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज की पेशावराना महारत और क़यादत का मयार बेहतरीन है। आर्मी चीफ ने जूनियर लीडरशिप अकेडमी शंकियारी के दौरे के मौके पर कहा कि जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रिवायती और गैर रिवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और आर्मी मेयार के मुकाबलों के शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आर्मी चीफ ने अकेडमी में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने बरोथा गैरिजन के दौरे में कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क इटर्नल ब्रदरहुड 2 की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका मश्क में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जानिब से मश्क के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद दोस्त ममालिक के माबैन तारीखी फौजी ताल्लुकात और मुस्तकबिल के फौजी ताउन को मज़ीद बढ़ाना है, ताकि एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा किया जा सके, दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर अंदाज में नवरदाजमा हुआ जा सके। आर्मी चीफ की शंकियारी और बरोथा आमद पर इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन ने उनका इस्तकबाल किया।
नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के गिरद शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगरियाल ने अपने ट्वीट में कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई 12वें रोज भी जारी है। बिजली चोरों और नादहिंदगान से 4 अरब 60 करोड़ रुपए की खतीर रकम वसूल कर ली गई है, जबकि बिजली चोरी में मुलव्वस 1100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि तकसीम कार कंपनीज में मौजूद माफियाज को भी नताइज का सामना करना होगा। हेस्को में बिजली चोरों और माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि सेप्को और पेस्को को बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की जरूरत है। मुल्क भर की तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी है। क्रैकडाउन में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। मजीद तफसील बताएंगे वसीम सज्जाद। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के 13वें रोज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम सर्कल्स में 445 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 445 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs की दरखास्तें मुतल्लिका थानों में दायर कर दी गई हैं, जिनमें से 207 की FIRs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जबकि 29 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 3 इंडस्ट्रियल, 21 कमर्शियल, 4 ज़रई और 427 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। फेस्को रीजन में क्रैकडाउन के दौरान 8 अजला में अब तक मजमूई तौर पर 1205 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिजली चोरों को 33 लाख से जायद डिटेक्शन यूनिट्स डाले गए, जबकि 14 करोड़ 51 लाख से जायद जुर्माने किए गए। गैपको रीजन में भी बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक जारी है और अब तक 663 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन्हें 5 करोड़ 17 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। 555 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं, जबकि 27 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मैपको रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन पूरी कुव्वत से जारी है। तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्जा। जनूबी पंजाब के छोटे बड़े इलाकों में बिजली चोरों और नादिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है। 7 सितंबर से शुरू होने वाले क्रैकडाउन के 12 रोज में अब तक 9,577 बिजली चोर पकड़े गए। मैपको ने बिजली चोरों पर मजमूई तौर पर 23 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया है। रीजन में 2,650 गैर कानूनी सार्फिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि इस दौरान 199 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऑपरेशन के 12वें रोज मजीद 65 मुकदमा दर्ज करवाकर 4 बिजली चोरों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान शहर में रेलवे रोड पर एक होटल की बिजली चोरी पकड़ी गई। होटल में बिजली का हैवी लोड गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। जनूबी पंजाब में 34,743 नादिंदगान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के नतीजे में 59 करोड़ 88 लाख रुपए वसूल कर खजाने में जमा कराए गए। ये वसूलियां 31,207 घरेलू और 2,365 तिजारती सार्फिन से की गईं। ऑपरेशन के दौरान 196 सनती और 865 ट्यूबवेल सार्फिन से भी वसूलियां की गईं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। उधर सूबा बलूचिस्तान में भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से 73 मजीद बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान के असलों के मुताबिक बिजली चोरी पर 42 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बिलों की अदमराइगी पर 512 नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, जबकि डोरालाई, कोयटा, कोहलू, चमन, खानुजई और खालिकाबाद से 32 नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए। इस जारी मुहिम के दौरान अब तक बिजली चोरों के खिलाफ मजबूती तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए 1048 दरखास्तें सूबे के तमाम पुलिस थानों में दायर कर दी गई हैं और सूबे के तमाम इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ अब तक 135 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। बिजली चोरी की मद में तमाम बिजली चोरों को तकरीबन 5 करोड़ 15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। बिजली चोरों से जुर्माने की मद में अब तक 2 करोड़ 7 लाख रुपए भी वसूल किए जा चुके हैं। अब तक नादहिंदगान से 5 करोड़ 92 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाइयां जारी हैं। तफसील समीउल्लाह से। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ चरसद्दा के इलाके शबकदर में मुश्तरका कार्रवाइयों में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए और इनके खिलाफ तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब FIA कंपोजिट सर्कल कोहाट की गैर कानूनी करेंसी हवाला हुंडी के खिलाफ
बन्नू रोड पर कार्रवाई में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 32,70,000 रुपए और हवाला हुंडी से मुतल्लिक शवाहिद बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान से करेंसी की गिनती में इस्तेमाल होने वाली मशीन और मुतअद्दिद मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी है, ये बताएंगे सदफ अफजल अपनी इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावज कर गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में 10,69,55,409 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। अब ये तादाद 12 करोड़ से जायद है। खवातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,258 है। वफाकी दारुल हुकूमत में वोटर्स की तादाद 10,41,544 तक पहुँच गई है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,10,582 है और सिंध में वोटर्स की तादाद 2,66,51,161 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,16,92,381 है, जबकि बलोचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52,84,594 है। मुल्क में 18 से 35 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 5,70,95,197 है। 36 से 45 साल के वोटर्स की कुल तादाद 2,77,94,708 है। 40 से 55 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 1,81,24,028 है। 56 से 65 साल की उम्र के वोटर्स की मजमूई तादाद 1,18,89,259 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में 66 साल से जायद उम्र वाले वोटर्स की तादाद 1,20,77,080 है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फजाइया के दस्ते ने चीन में शाहीन 10 फजाई मश्क में कामयाब शिरकत के बाद वतन वापसी पर PAF के ऑपरेशनल एयरबेस पर लैंडिंग की। पाक फजाइया के दस्ते में शामिल J-10C और JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे, लड़ाका पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तकनीकी ग्राउंड अमले ने मश्क में भरपूर हिस्सा लिया। मश्क के जरिए दोनों स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों के माबैन हकीकत पर मबनी असर हाजिर की फजाई जंग के मंजरनामों की रोशनी में बाहमी कार्रवाइयों की तौसीक मुमकिन हुई। शाहीन 10 शाहीन फजाई मशकों की सीरीज में 10वें मशक है। इस फजाई मशक की मेज़बानी दोनों मुल्क हर साल मुतबादिल बुनियादों पर करते हैं। पाक फजाइया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के माबैन फजाई मशकों का ये सिलसिला उनकी पायदार शराकत दारी से मंसूब है। पाक फजाइया के अमले की फनी महारत और J-10C और JF-17 थंडर तैयारों की ज़बरदस्त फजाई जंगी सलाहियतों ने पाक फजाइया को इस चैलेंज से भरपूर मशक के दौरान नुमायां कारकर्दगी दिखाने में अहम किरदार अदा किया है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवान मादर वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मेजर मोहम्मद यासिर शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले मुजाहिद थे। 25 जून 2014 को मुल्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। शहीद मेजर मोहम्मद यासिर के लवाहिकीन का कहना है कि मेजर मोहम्मद यासिर की मुल्क व कौम की बका की खातिर जान कुर्बान करने पर उन्हें फख्र है। एक शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। इसके अलावा वो एक बहैसियत एक बेटा भाई उनके अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा रवैया था। मेरी बेटी के पैदा होने से पहले 4 महीने पहले उनकी शहादत हो गई, लेकिन उसको पता है कि मेरे फादर ने इस कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की। मुझसे पूछती भी है, बातें भी करती है, लेकिन कभी उसने मुझे इस तरह तंग नहीं किया कि मेरे बाबा क्यों नहीं है। बड़ी कुर्बानी है, हमारी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारे लिए भी, और उन्होंने जो कौम के लिए कुर्बानी दी है वो बहुत बड़ी है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें उनकी कमी महसूस ना होती हो, लेकिन इस कमी के साथ अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। वो कमी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अलावा कोई कमी नहीं दी मुझे। बहुत मुश्किल वक्त होता है, बहुत मुश्किल, जिंदगी भी बहुत मुश्किल होती है। फख्र है हमें कि वो शहीद है। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी इस कौम की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, इस कौम की बका के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। हमें फख्र है इस बात में। मुझे मेरे बाबा से बहुत प्यार है। मैं बड़े होकर पायलट बनूंगी और उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती हूँ। उन्होंने
पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। 19 सितंबर 1965 को भारत के वज़ीर तालीम छागरान इस्लाम बेगम से कहा कि भारत गैर मशरूत जंग बंदी पर तैयार है, लेकिन हम जंग बंदी को मसला कश्मीर के साथ जोड़ने को रद्द करते हैं। संडे टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को फ़ज़ाई और ज़मीनी जंग में बदतरीन जिल्लत का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की साबिक वज़ीर आज़म मिसेस बिंद्रानाइके ने कहा कि भारत ने सितंबर की जंग में जाहिरियत का मुजाहरा किया। कमांडेंट PMA ने काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तानी सरहदों पर भारत के हमले से पाकिस्तानी फोर्सेस को शानदार अंदाज में तारीख रकम करने का मौका मिला है। 19 सितंबर 1965 को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से सियालकोट जम्मू सेक्टर में दुश्मन के 40 टैंक्स तबाह कर दिए गए। भारत के 3 ऑफिसर्स, 4 GCOs और 102 सिपाहियों को जंगी कैदी बना लिया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजियों ने जिला इस्लामाबाद में अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने कश्मीरी नौजवानों को जिला के इलाके गडोल कोकरनाग में आज 7वें रोज भी जारी फौजी कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कश्मीर जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने दावा किया है कि शहीद नौजवानों में से एक की शनाख्त अजीज के नाम से हुई है। इससे कबल इसी इलाके में प्रदीप नामी एक भारतीय फौजी की लाश बरामद हुई थी, जिससे गुज़श्ता हफ्ते कोकरनाग में होने वाली झड़प के दौरान हलाक होने वाले भारतीय फोर्सेस एहलकारों की तादाद 6 हो गई है। ये फौजी एहलकार बुध को लापता हो गया था। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार चौक में नामालूम अफराद ने भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की गाड़ी पर हमला किया। भारतीय फौजियों ने जिला राजौरी के इलाके सिरी, गुगरगोड और नौशहरा के मुल्हिका इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की हैं। भारतीय पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन हुसैन मसूदी ने लोकसभा में खिताब करते हुए कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी भारतीय आइन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारतीय पार्लियामेंट ने इत्तेफाक़ी राय से खुसूसी हैसियत दी थी। दफ़ा 370 की मनसूखी यकतरफा और गैर जमहूरी इक़दाम था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह अमरजीत सिंह दौलत ने नई दिल्ली में सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू देते हुए एतराफ़ किया कि भारतीय इक़दाम से कश्मीरी भारत से मुतनफ़र हो गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि कश्मीर के लोग समझते हैं कि उन पर बाहर के लोग हुकूमत कर रहे हैं और अहम ओहदों पर फाइज लोग जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान के साथ बातचीत की तजवीज़ की तायद करते हुए कहा कि जब तक भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करता, जम्मू कश्मीर में तशद्दुद ख़त्म नहीं होगा। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में अजीम तरीन हस्ती और रहमत लिल आलमीन हैं। कराची से हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका अहमद मुज्तबा सदर कौनैन खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को तमाम इंसानों पर फजीलत बख्शी। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का खास पहलू ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इंसानों बल्कि दुनिया में पाई जाने वाली हर शय के लिए रहमत बनकर आए, चाहे वह हैवानात हों या चरिंद परिंद या दरख्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके हुकूक का अहाता किया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ये दुआ फरमाते थे कि ए मेरे रब, मुझे मिस्कीन जिंदा रखना, इस दुनिया से मिस्कीन ही की तरह रुखसत करना और मुझे बरोज़ क़यामत मिस्कीनों के साथ ही उठाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात अक़दस और हयात तैयबा को गरीबों और मस्कीनों के लिए बेहतरीन और बाइज़्ज़त नमूना बनाया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी रंग व नस्ल और तफरीक को ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि दीन इस्लाम में सब बराबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी बड़ी रहमत है, जिसका सबसे बड़ा सबूत फ़तह मक्का है। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया और जब वो कैदी बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात पर किए गए तमाम मज़ालिम को भुलाकर उन सब को मुआफ़ फरमा दिया। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का एक पहलू ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौर जहालत में ख़वातीन को जो मकाम हासिल नहीं था, इस्लाम के ग़लबे के बाद ख़वातीन को इनके जायज़ हुकूक दिलवाए और मर्दों को इनके हुकूक के बारे में सख्त तलक़ीन भी फरमाई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।
खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में आज वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। तफसील बता रही हैं शुमाइला शब्बीर अपनी इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर दिन भर सुरमई बादलों की लपेट में रहा। घनघोर घटाएं छाई रहीं और मौसम खुशगवार रहा। शहर और इसके मज़ाफ़ात में सुबह सवेरे शुरू होने वाली अब्र रहमत दिन भर वक्फे से जारी रही और हर तरफ जल थल हो गया। मूसलाधार बारिश के बाइस अक्सर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना रहा। ताहम वासा और जिले इंतजामिया की टीमों ने नशेबी इलाकों से पानी निकालने में अहम किरदार अदा किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताजपुरा के इलाके में 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि एयरपोर्ट 157, गुलबर्ग में 137, नश्तर टाउन 85, गुलशन रावी 149, करतबा चौक 62 और अपर माल 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से लाहौर में लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बारिश की इत्तला मिलने पर चीन से वासा, रेस्क्यू 1122 और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है और तमाम मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में पहुँचने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा कई रोज तक जारी रहेगा। अपर पंजाब, जिसमें इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर शामिल है, इनमें कभी कभी कहीं कहीं पे आइसोलेटेड हैवी फॉल मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। जिस तरह आज लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई है, इससे वेदर सिस्टम जैसे ये अभी प्रिवेल कर रहा है, इससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होने का चांस है। शेखुपुरा और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। छांगा मांगा, अलाहाबाद और कंगनपुर में 14 घंटे से मुसलसल बारिश ने हर तरफ जलथल कर दिया। चिन्योट में सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश सारा दिन वक्फे से जारी रही। उकाड़ा और गिरदोनवा में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट और साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध, मशरकी पंजाब में अक्सर मकामात, जबकि शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान ज़ेरीन सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे तुर्बत की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और नौकुंडी में 40, मुल्तान में 33, जबकि लसबेला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 27, कराची 36, पेशावर 37, जबकि कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।